स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये रिसर्च प्रपोजल है क्या, ठीक है। थोड़े से मतलब कि उसके सेंस में हम बात करते हैं कि भाई रिसर्च प्रपोजल हमारा है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब रिसर्च प्रपोजल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यार ये क्या पड़ा है? ठीक है, पहला चीज क्या कहता है, सबसे पहली चीज जो कह रहा है ये, इसने ये क्या कहता है, एक तो यार एडमिट इतना लेट होते हो तुम लोग, देखो अभी तक भी दो दो तीन तीन लोग एडमिट हो रहे हो, तो मैं एडमिट करूं कि इन्हें क्लास क्लास में क्या करूं। चलो ठीक है। तो सबसे पहला क्या कहता है रिसर्च प्रपोजल में, कि जब हमारा रिसर्च प्रपोजल की बात आती है तो क्या कहता है कि इट इज अ रिटन प्लान ऑफ अ स्टडी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल रिसर्च में होता क्या है। देखो, चाहे रिसर्च प्रपोजल हो हमारा, चाहे हमारी रिसर्च रिपोर्ट हो, ठीक है, टोटल इसमें 5 चैप्टर होते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। तो सपोज करो, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, ये 3 चैप्टर होते हैं हमारे जब हम बात करते हैं किसकी, रिसर्च प्रपोजल की। ठीक है, जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम ये 3 चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। अब चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि भाई रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ठीक है। तो जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल क्या कहता है, इट इज अ रिटर्न प्लान ऑफ अ स्टडी, कि जो हम कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी स्टडी जो भी हम करने जा रहे हैं, या कोई भी टॉपिक हमारे जो भी माइंड में आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको एक रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि प्रपोजल इज ऑल अबाउट रूपरेखा, मतलब कि एक उसका जर्नल आइडिया हम तैयार करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इट स्पेल आउट इन डिटेल्स व्हाट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू। स्पेल आउट यहाँ क्या कहता है कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है वो क्या कहता है कि वो हमें एग्जैक्टली बताता है कि जो हमारा रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या करना चाह रहा है इन द सेंस ऑफ किस एरिया पे काम करना चाह रहा है, वो चीजें को कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इट परमिट्स अदर टू लर्न अबाउट द इंटेंडेड रिसर्च एंड ऑफर सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द स्टडी। इसके ऊपर जो इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला, इसके ऊपर मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज करो, जैसे एमपीए थर्ड सेम और फर्स्ट सेम के लोग हैं, तो सपोज करो कि किसी एक फर्स्ट सेम ने, मान लो सपोज करो एक अंकित ने, अमित ने या सौरभ, किसी ने एक स्टडी ली, ठीक है, कोई एक स्टडी ले ली कि भाई हम जर्नल सर्वे सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि ऑनलाइन क्लास के ऊपर, सपोज करो कि हम ऑनलाइन क्लास के ऊपर एक सर्वे करना चाहते हैं कि जो हमारे एमपीएड के स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट कितना है ऑनलाइन क्लास के ऊपर। तो जब हम इस सिचुएशन में बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि अंकित जो है वो टॉपिक, जैसे कि मान लो अंकित सोचता है कि सर मैं इस एरिया पे काम करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जरा अपने बैचमेट्स का इंटरेस्ट देख लिया जाए कि क्या मतलब कि कितना इंटरेस्ट है उन लोगों का इसके लेकर के, कि ऑनलाइन जो क्लास हमारी चल रही है उसको लेकर के। तो अंकित क्या करता है, फिर अंकित इस टॉपिक को लेकर अपने किसी सीनियर के पास गया, सपोज करो एमपीएड थर्ड सेम के विवेक के पास पहुंचता है, या किसी के भी पास, एक्स वाई जेड किसी के भी पास पहुंचता है, जो भी उनके सीनियर्स हैं, ठीक है। तो उससे क्या बोलता है कि उसको ऐसी ऐसी बात बताता है कि सर विवेक सर, मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, और आप थोड़ा बताइए कि इसके लिए क्वेश्चनर कौन सा सुटेबल होगा, या कौन सा हम क्या चीज हम करते हैं। तो विवेक ने कहा कि यार अंकित, इसके ऊपर तुम अगर डैश 42 क्वेश्चनर लगा दो, तो उससे क्या होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, जो तीनों का एक कंपाइलेशन है हमारा क्वेश्चंस का, 42 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर का सेट है। तो विवेक बोलता है कि यार अंकित, अगर हम ये लगा दें तो इसके थ्रू हम जो है वो जान सकते हैं, ठीक है। अब जब यही बात, तो यहाँ पे क्या हुई, जो उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला था कि इम्प्रोवाइज होती हैं चीजें, ठीक है, जब हम जानते जाएंगे तो चीजें क्या होती जाएंगी, हमारी इम्प्रोवाइज होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब अंकित विवेक से मिला तो विवेक ने कुछ चीजें इम्प्रोवाइज की, एक चीज उसके अंदर ऐड किया, ठीक है।
उसके बाद सपोज करो अंकित मेरे पास आता है कि सर मैं एरिया ऑफ ये ऑनलाइन क्लास के ऊपर एक स्टडी करना चाहता हूँ और विवेक सर से मैंने कंसल्ट किया तो विवेक सर ने उस पर -42 की बात कही। तो मैं कहूंगा यार विवेक 42 क्वेश्चन लेने से अच्छा है क्यों ना तुम 24 क्वेश्चन लो, जो उसका एक 24 क्वेश्चन का सेट है। तो उसको अगर तुम डालते हो तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो उनका बच्चों का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो भी कैसा रहेगा कि मतलब उससे कैसा रहेगा कि यार जब कम क्वेश्चन होते हैं तो आदमी क्या होता है इंटरेस्ट के साथ उसका आंसर देता है। तो जो हमारा डेटा आएगा, जो हम डेटा लेंगे उस क्वेश्चनर से, उसकी ऑथेंटिसिटी जो होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम 42 क्वेश्चंस, अगर हम 24 क्वेश्चंस में ही लेते हैं और जो हमारे क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो लगभग सेम है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि चीजें क्या होती गई कि जैसे जैसे चीजें लोगों के कंसर्ट होती गई, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, इट इट परमिट अदर टू लर्न अबाउट द इंटेंट ऑफ रिसर्च, मतलब कि अंकित के थ्रू क्या हुआ, विवेक ने भी जाना कि हाँ यार इस टॉपिक पे काम किया जा सकता है, फिर उसने मुझसे भी बात की, तो उसके उसके साथ साथ क्या हुआ, एंड टू ऑफर सजेशंस फ्रॉम इंप्रूविंग दी रिसर्च। ठीक है, तो इसके इन सारी चीजों से क्या हुआ, हमारा जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी वो क्या होती गई, इम्प्रोवाइज होती गई। ठीक है, चीजें क्या होती गई, इम्प्रोवाइज होती गई। अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात यहाँ क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है इट ऑल्सो हेल्प, यार ये एक तो दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है सर। चलो, इसमें ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट ऑल्सो हेल्प्स द रिसर्चर टू क्लेरिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट टू अवॉइड अनइंटेंशनल प्रॉब्लम्स। अब जैसे ही अंकित ने क्या किया, अंकित ने हमसे कंसल्ट किया, विवेक से कंसल्ट किया, तो इससे क्या होगा कि जो अंकित का कॉन्सेप्ट है उस स्टडी को लेके, जो कि इंटरेस्ट को लेके जानने के, अपने बैचमेट्स के इंटरेस्ट को लेके जानने का, तो उससे क्या हुआ कि अंकित के दिमाग में जो अभी आइडिया चल रहा था उसकी पिक्चर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब अंकित को रास्ता पता चल गया कि अगर हम -24 क्वेश्चनर का यूज करें तो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टडी है वो आराम से कंडक्ट हो जाएगी, और हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, चीजें कहाँ कहाँ से हम लोग लाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें उससे कंसल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा क्या लिखा हुआ है, डन एंड टू अवॉइड अनइंटेंशनल प्रॉब्लम, और उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी जो अदर प्रॉब्लम्स आती, जो चीजें सोचने में और दिमाग लगाने में, वो सारी चीजें जो होंगी हमारी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटली क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, हमारा बेसिकली जो चीज है रिसर्च प्रपोजल वो ये होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल जो है हमारा, रिसर्च प्रपोजल जो है वो बेसिकली क्या है, 4 एरियाज हैं, 4 सेक्शंस हैं उनके, जो कि बेसिकली हमारे रिलेटेड होते हैं किससे, उनसे, उन 4 एरियाज को ही हम बेसिकली कवर करते हैं, चारों सेक्शंस को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, अभी वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे, वैसे तो हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एमपीए थर्ड टर्म के बच्चों के लिए हम बात करेंगे आज। तो सेकंड क्या कहता है कि द जस्टिफिकेशन फॉर द स्टडी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस इंक्लूडिंग वेरिएबल्स टू बी, यार ये क्या पंगा है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफिनीशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब वन बाय वन इसको हम कवर करते हैं। पहला क्या कहता है हमारा कि पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है रिसर्च प्रपोजल के लिए कि भाई हमारी जो स्टडी है उसका पर्पस जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब पर्पस इन द सेंस ऑफ यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। पहला कहता है द पर्पस स्टेट succinctly what the researcher proposes to investigate। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जो पर्पस है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्लियर बताना चाहिए कि जो हमारा रिसर्चर है वो क्या प्रपोज कर रहा है, वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, किस एरिया में काम करना चाह रहा है, या उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, इस चीज को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है
दिस शुड बी अ कंसाइज स्टेटमेंट, मतलब जो भी हम प्रपोजल बना रहे हैं, जो हम अपना टॉपिक दे रहे हैं रिसर्च का, वो कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मींस छोटा स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब छोटा इन द सेंस ऑफ यू कैन से इजिली कि पिन पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। दैट विल बी द कंसाइज स्टेटमेंट, यहाँ उसका मतलब ये है। एंड प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू विच डिटेल्स आर एडेड लेटर, ठीक है। और वो कंसाइज ऐसा होना चाहिए कि उसके बेसिस पे जो हमारी आगे की डिटेल्स है, जो आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन है, उनको भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कंसीडर्ड हेयर। वही चीज मैंने पहले बोला कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हमारी फील्ड है, जो हम फील्ड चूज कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड है, किसी भी जिस भी एरिया या जिस भी डायरेक्शन में हम काम करना चाहते हैं, वो हमारा पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमारे पर्पस ऑफ द स्टडी के अंदर आती हैं, किसके, रिसर्च प्रपोजल के, ठीक है। अब अगर तुम बात करो कि सर रिपोर्ट में क्या होता है, तो ऑलमोस्ट रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्ट जो है वो सेम ही चीज है। मैंने पहले भी बताया था, इस चीज को इसीलिए सीरियसली लेके चलो क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में तुम्हारे लिए 3 चैप्टर आ जाएंगे, और जब रिसर्च रिपोर्ट तुम बात करोगे तो यही जो 2 चैप्टर इसमें और पड़ जाते हैं, चैप्टर 3, अरे चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। यही 5 चैप्टर तुम्हारे, 2 चैप्टर इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? आगे बढ़े। अब दूसरा क्या कहता है, हमारा जो दूसरा सेक्शन था रिसर्च प्रपोजल का, वो क्या कहता है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। जस्टिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को जस्टिफाई करना, मतलब वो हमने स्टडी क्यों ली है, उसका हमने पर्पस तो बता दिया कि भाई क्या कारण था हमारा। अब हमें जस्टिफाई करना है कि भाई अगर हम इसको ले रहे हैं तो इससे हम अपनी फील्ड की क्या नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं, या इससे हमारी सोसाइटी को क्या इफेक्ट होगा, या हमारी स्टडी जो है वो अपकमिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में उसका क्या काम आने वाला है, ठीक है। तो पहला चीज क्या कहता है, द रिसर्चर मस्ट मेक क्लियर व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि भाई क्लियरली बताना है कि क्यों, क्या स्टडी की इंपॉर्टेंस है, या इस स्टडी की क्या इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं इसको ले रहा हूँ। दूसरा उन्होंने क्या कहा, ही और शी मस्ट प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट फॉर द स्टडी, मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टडी का यहाँ सेंस क्या कहता है कि आर्ग्यूमेंट इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। सपोज समवन आस्किंग अबाउट यू कि दैट व्हाई यू आर टेकिंग दिस स्टडी, what is going to be, this study is going to be affect how our profession, or what is the use of that particular study in the future aspect perspectives of our society. So all these questions are come under the justification of the study, and you must have answer of these all these questions so that you can justify your study, because that is the reason why I am going to take this particular study. Clear है सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, अ गुड जस्टिफिकेशन शुड आल्सो इंक्लूड एनी स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस दैट फॉलो इफ रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब कि एक जो अच्छा हमारा, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जस्टिफिकेशन होता है वो हमेशा किस तरह होना चाहिए, इन्होंने वो कहा कि वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि कोई भी रिलेशनशिप्स को हम आइडेंटिफाइड कर सकें, ठीक है। रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ यार ये क्या, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहता है, देयर कुड बी एन इम्प्लीकेशंस दैट करंट मेथड आर नॉट गुड इनफ, हाउएवर दिस शुड बी मेड एक्सप्लिसिट। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि सपोज करो कि हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया आया, ठीक है, लेकिन उस स्टडी के ऊपर क्या हो गया है कि ऑलरेडी काम हो चुका है, पहले इसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें उस तरह का करंट मेथड यूज करना है, ठीक है, जो कि उस स्टडी को जस्टिफाई करे कि भाई इस स्टडी के इस एरियाज पे काम नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं जब इस एरिया पे इसलिए मैंने इस स्टडी को लिया है ताकि मैं इस एरिया पे भी लाइट डाल सकूं। समझ में आ गया जस्टिफिकेशन? क्लियर टू एवरीवन? थर्ड लोग कल प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वैसे।
ऋषिका इज देयर और विवेक। ओके सर। समझ में आ रहा विवेक? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, किसी को कहीं भी डाउट हो यू कैन स्टॉप मी स्ट्रेट अवे, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि हमारा आता है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ठीक है, ये तुम्हारा जो हाइपोथेसिस है एक्चुअली ये तुम्हें स्टैट्स में भी काम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे कि हाइपोथेसिस एक्चुअली हमारा है क्या, या रिसर्च क्वेश्चन कह सकते हैं या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं एक तरह का हमारा टेंटेटिव जजमेंट होता है। टेंटेटिव जजमेंट मतलब अब अगर सिंपल भाषा में हम और बात करें तो एक अनुमान होता है कि एक हम अनुमान लगाते हैं कि भाई हम जो स्टडी ले रहे हैं उसका ऐसा 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 होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो कहा कि द पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी इन्वेस्टिगेटेड शुड बी स्टेटेड हियर। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा टॉपिक होता है ना उसको तुमने देखा होगा, बहुत लोग प्रॉब्लम भी कहते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन भी कह देते हैं, तो उसके ये सारे सिनोनिम्स है, तुम कोई भी चीज उसको कह सकते हो। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है उसको टॉपिक भी बोल सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, now the second one is favoring hypothesis will help clarify and become a strategy point। मतलब क्या है कि जो हमारा हाइपोथेसिस होता है बेसिकली वो एक तरह का हमारा स्ट्रेटजी पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे, ठीक है, हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, या इसके बेसिस पे ही हम बताते हैं। अब जब हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो अभी आगे बताएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड एंड कंसाइजली एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए कि जो हमारा हाइपोथेसिस या जो हमारा हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंसाइज मतलब कि छोटा होना चाहिए, जिसके जितना छोटा से छोटा हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर शुड बी एनी इन्फ्रेंस मेड इफ अ हाइपोथेसिस इज वेल स्टेटेड। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही लिखा है, ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे कोई भी इन्फ्रेंस बता सकते हैं। अब हाइपोथेसिस समझ लो बेसिकली होती क्या है, थोड़ा सा जब इसके ऊपर बात चल गई है तो दो तरह की हमारी हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, एक हमारी हाइपोथेसिस होती है स्टैटिकल हाइपोथेसिस, दूसरी हमारी होती है साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस में हम जब उस तरह की हाइपोथेसिस की बात करते हैं जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में हमें नहीं पता होता, ना हमें सैंपल के बारे में पता होता है, ना हम उसमें से सैंपल ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन राइट इट ऑल्सो, बट मैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो हमारी साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, जैसे सपोज करो कि मैंने काफी दिन पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम बात करते हैं कि यार मंगल ग्रह पे हमारा जो जीवन है वो पॉसिबल है कि नहीं, तो अब जब पॉसिबल है कि नहीं की बात आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, अब कोई मंगल ग्रह पे सैंपल तो लेने जाएगा नहीं, ना वहां पे कोई आदमी तुम्हें डेटा देने वाला है, तो वहां की जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक रीजंस। मतलब कि जो जो वहां पे हमें अवशेष मिलेंगे, द इंफॉर्मेशन विच वी गेट कलेक्टेड फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर ओवर देयर, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन सारे बिहाफ पे हम एक टेंटेटिव क्या होगा हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या यार मंगल ग्रह पे जीवन संभव है। तो जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी हाइपोथेसिस होती है दिस इज कॉल्ड आवर साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी दूसरी हाइपोथेसिस दैट इज आवर स्टैटिकल हाइपोथेसिस, जो बेसिकली हमारी फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होती है। अब स्टैटिकल हाइपोथेसिस मतलब कि स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अपने आप ही उसका मतलब समझ सकते हो। वो हाइपोथेसिस हमारी स्टैटिकल हाइपोथेसिस होती है जिनका जिनकी जो पॉपुलेशन हो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनके पॉपुलेशन में से हम सैंपल ले सकते हैं, और तीसरी चीज उन सैंपल के बेसिस पे हम उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज आवर स्टैटिकल हाइपोथेसिस। अब दोनों हाइपोथेसिस क्लियर है, साइंटिफिक और स्टैटिकल? किसी को कोई डाउट? प्लीज से यस और नो सो दैट क्लियर आई है मूव सर, फर्दर। क्लियर है सर। ठीक है, अब
अब इन सर- दोनों के अलावा हम बात करते सर हैं नाम दो बोल दीजिए तरह सर, के एक बार सर नाम बोल दीजिए सर अल्टर दोनों साइंटिफिक हाइपोथेसिस और स्टैटिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, का। ओके सर, ओके सर। साइंटिफिक से मतलब क्लियर है, सबको समझ में आ जाएगा, और स्टैटिकल से भी क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दो तरह की हाइपोथेसिस की। ठीक है, जो दो तरह की और हाइपोथेसिस होती है जो बेसिकली हमारी स्टैट्स में या हर जगह यूज होती है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी होती है, कल भी मैंने बोला था, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, और दूसरी होती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर है सबको? ये दो तरह की हाइपोथेसिस होती है जो बेसिकली स्टैट्स और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यूज होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो हमारी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? H0 से। कहीं भी जब तुम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हुए तो कहीं भी तुम्हें ये नहीं दिखेगा नल हाइपोथेसिस, बहुत रेयर ही लिखा हुआ दिखेगा, हमेशा H0 इस तरह दिखेगा। तो दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस। सबको दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं H1 की, तो H1 इज आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर है सबको? जो हमारा H1 होता है दैट इज आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये समझते हैं कि भाई नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है क्या। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कहती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो हमारी है वो क्या कहती है कि भाई कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है, दोनों चीज जो है वो इक्वल है। सपोज करो कि हम किसी एक, हाँ, सपोज करो हम इसी क्लास की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं क्लास के सेटिस्फेक्शन की, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास से कितना सेटिस्फेक्शन है, तो हम इसको कैसे, जो भी हमारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं या बॉयज और गर्ल्स हैं हमारे, उनको उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है इस क्लास से, तो हमें जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा, अब ये किसको समझ में आया कि म्यू जो मैंने लिखा हुआ है, म्यू कितने लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज म्यू? ज्योति, ज्योति इज देयर? एमपीए थर्ड सेम या एमपीए यस फर्स्ट सर। सेम? हाँ, कोई भी बताओ व्हाट इज म्यू। जो मैंने म्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ये क्या है? म्यू क्या है? एनीवन फ्रॉम द होल क्लास? म्यू इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन मीन। समझो बात को, जब हम पॉपुलेशन मीन को लिखते हैं तो वी विल डिनोटेड एज म्यू, और जब हम पॉपुलेशन सैंपल को लिखते हैं, जब सैंपल के पॉपुलेशन को लिखते हैं, तो वी विल डिनोटेड एज एक्स बार। ये क्लियर है सबको? क्या है कि जब भी हम पॉपुलेशन मीन को लिखते हैं तो वी विल डिनोटेड एज म्यू। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। हेलो सर जी। ये देखो लिख देता हूं बड़ा, दैट इज योर म्यू। क्लियर है? जी अब दिख रहा है? सर जी आवाज सर। होती आ रही है। ठीक है, और दैट इज योर सैंपल मीन एक्स बार। क्लियर है? दिख रहा है? अमित अब दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। जो म्यू है सर, इसको क्या क्या डिनोट करता है? पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है, कि पॉपुलेशन मीन दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन मीन। और जो हमारा एक्स बार है दैट इज डिनोटेड एज ए सैंपल मीन। समझ गए? क्योंकि जब अभी आगे फॉर्मूला तुम लोग स्टैट्स में पढ़ोगे तो फॉर्मूले में कहीं पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन नहीं दिया रहेगा, वहां नहीं में वो चीज समझनी होगी कि ये एक्स बार और म्यू है क्या।
नहीं ठीक सर, है? ये जिसका मतलब इसका जो x बार है, इसका मतलब तो मीन तो हम लोग जानते हैं। हाँ, और ये म्यू जो है, ये मीन तो है एक्स बार का मतलब, लेकिन ये सैंपल मीन है, पूरी बात समझो। अच्छा। हाँ, और जो म्यू है वो पॉपुलेशन मीन है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया कि जैसे मैंने अगर बात हमें लिखना है नल हाइपोथेसिस के तौर पे, कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं और मैं लिखता हूं कि जो मेरी क्लास अभी चल रही है उसमें बॉयज और गर्ल्स का या मेल और फीमेल का क्लास से सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, तो मैं किस तरह लिखूंगा कि मेल और फीमेल जो हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इक्वल है। दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस कि भाई जो मेल और फीमेल का हमारे मेल और फीमेल का सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक हाइपोथेसिस दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब ये समझो कि नल हाइपोथेसिस हम बनाते क्यों है या हाइपोथेसिस हम लिखते क्यों है। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है, जितने लोग भी एनोवा की क्लास में होंगे उनको पता होगा, सर ने बताया भी था कि बेसिकली जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है हमेशा उसको हम रिजेक्ट करने के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें क्या कहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैंने 15 दिन की किसी को ट्रेनिंग दी या 1 महीने की 1.5 महीने की ट्रेनिंग दी किसी को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया कि उससे परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल है दोनों के, ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर जब हम ये कह देते हैं कि भाई हमारी ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, तो उस स्टडी को करने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है उस स्टडी को करने का। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाइपोथेसिस रखते हाँ, अब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है बेसिकली, इसको हम जब तक हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या जब तक हमारी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो सही है। ठीक है, बट जैसे ही हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होती है, ऑटोमेटिकली जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। कई जगह तुमने सुना होगा, इसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्लियर है? हैं। सर क्या उसमें दो ही हाइपोथेसिस रखते हैं, अल्टरनेटिव और ये नल दोनों? नहीं, सिर्फ नल हाइपोथेसिस हमेशा रखते हैं। और बहुत जगह डिपेंड करता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बहुत लोग जैसे जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है बेसिकली, उसमें हम ज्यादातर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही रखते हैं। ठीक है, तो जो नल हमारी हाइपोथेसिस होती है वो बेसिकली क्या होती है, जैसे ही हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो जो है अच्छा वो सर, सही सही है। सर अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो रिसर्च पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है? नहीं, नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होती है तो। अल्टरनेटिव अब रिजेक्ट ये होती है तो? देखो, अब इसको अगर और बढ़ाऊंगा आगे तो वो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर चला जाएगा। वो तुम्हारे इफ्तिकार सर लेंगे, स्टैट्स में भी क्लास है, कि वो सिचुएशन है कि अगर सपोज करो कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारी स्टडी है वो सही है, फिर भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, तो दैट इज टाइप 1 एरर। ठीक है, और गलत थी और एक्सेप्ट हो गई, तो दैट इज आवर टाइप 2 एरर। तो वो सब थोड़ी आगे की स्टेट्स अभी पढ़ोगे तो जानोगे उसमें। ठीक है, मैं अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि जब तुम्हें समझ में आ जाए कि हाइपोथेसिस एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, सपोज करो कि अभी मैं तुम दोनों लोगों, जो तुम्हारी हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसकी मैं एंजाइटी लेवल की बात करता हूँ कि भाई जो हमारी क्लास है, ठीक है, उसमें जो है वो मेल और फीमेल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या बॉयज और गर्ल्स हैं, उनमें जो है वो हमारा एंजाइटी में कितना डिफरेंस है। ठीक है, उनकी एंजाइटी कितनी डिफर है। ठीक है, तो हम जब ये लिखते हैं तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में किस तरह लिखते हैं वो देखो। म्यू
ठीक है, हम क्या लिखते हैं कि हमारी जो मेल स्टूडेंट हैं और जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके एंजाइटी में या उनके सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंस है, दैट इज आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये हमारी है नल हाइपोथेसिस, ये हो गई हमारी अल्टर। तो इस तरह हम लिखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सर लिखे क्या है सर? क्लियर है? हैं? सर म्यू एम लिखे हैं क्या सर? म्यू एम इज नॉट इक्वल टू हाँ हाँ, म्यू एन। ये जैसे ऊपर लिखा था ना रुक गया सर। कि म्यू म्यू मतलब कि पॉपुलेशन मीन, और ये एम है हमारा मेल स्टूडेंट। समझ गए? म्यू जो है हमारा, अभी पहले ही तो बताया। सर वीडियो नहीं दिख रहा सर। और जो सर एम है वीडियो नहीं हमारा, दिख रहा। वो है हमारा मेल स्टूडेंट। ठीक है, सर क्लियर? जी, सर जी जो नल हाइपोथेसिस का लिखे हैं इक्वेशन क्या लिखे हैं? म्यू म्यू उसमें म्यू एम नहीं लिखा है। एम लिखा तो है यार ये बगल में। अच्छा अच्छा, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है ना सर। नहीं तो देखो, चीजें बस सेम है, दोनों की चीजें सेम है। उसमें क्या बोला, देखो लिखने के चक्कर में थोड़ा समझो चीजों को। इन्होंने क्या कहा कि भैया कोई डिफरेंस नहीं होता, नल हाइपोथेसिस मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि जो मेल है और जो फीमेल है उनके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, और जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात अच्छा करते हैं तो सर, अल्टरनेटिव क्या कहता है कि जो हमारे मेल हैं और जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंस है, वो दोनों बराबर तो नहीं ये है। जो बस ये सिंपल सी चीज है। सर जो नल हाइपोथेसिस है इसको तीन तरह से, ये भी तीन प्रकार की होती है क्या? 3 प्रकार की? हाँ, किसने यानी बोला? इसका जो इक्वेशन हाइपोथेसिस पे लिखा जाता है वो तीन तरह से लिखा जाता है क्या? यस सर। सर कौन? हाँ, नाम बोलते हो भाई, वो फोटो सर तो ज्योति, किया। सर हाँ ज्योति, जो सर उसका कहने का मतलब ये है, जैसे इक्वल एंड लेस देन ग्रेटर देन जो होता है, तीन इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वल्स टू और लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हाँ वो तो सर लिख ये। सकते हो। वो सब अब जैसे मान के चलो मैं अभी उसके अंदर जाऊंगा तो यार चीजें बहुत खिंचती जाएंगी और वो सब पढ़ रहा है। जो कि मुझे बता। काय में ये मेल और फीमेल इज इक्वल टू। हाँ तो सर इसमें जो लिखे हैं इसमें नल हाइपोथेसिस में म्यू एम इक्वल, हाँ इज इक्वल टू म्यू एफ। भाई म्यू देखो, एफ, अगर मैं म्यू एफ इक्वल क्या टू होगा ग्रेटर देन और ये सर? हाइपोथेसिस के अंदर जाऊंगा ज्यादा तो भाई मेरा सिलेबस छूट जाएगा, वो रिसर्च का है यार। वो नहीं तो सब म्यू स्टैट एफ का मतलब, नहीं तो म्यू एफ समझ का गए मतलब भाई क्या होगा? मुझे। हाँ फीमेल। सिलेबस जी सिलेबस भी सर, मुझे कंप्लीट कराना है भाई। सर ठीक सर है, सर नहीं तो म्यू मैं एफ का मतलब, सर हैं? म्यू एफ का, सर म्यू एफ का मतलब क्या है?
भाई यार ये बताया तो यार, ये पॉपुलेशन मीन है और ये मेल स्टूडेंट हो गए, ये पॉपुलेशन मीन और ये फीमेल स्टूडेंट हो गए। जी सर, जी सर, जी सर, जी 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 सर। ठीक है, तो यस अब सर। उसके ऊपर यार फिर अभी पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके ऊपर लंबा डिस्कशन कर लेंगे जिस दिन कहोगे सर, सेट की हाइपोथेसिस वगैरह के ऊपर। तो अभी बेसिक है सर। क्योंकि सबको समझना है ना। अब फिर उसके हाइपोथेसिस ये भी वैसे मेरे आउट ऑफ सिलेबस ही था, मैं बता दिया तब भी। तो अब वो तीनों टाइप में और वो ग्रेटर देन लेस देन, फिर वो आगे लंबा चला जाएगा प्रोसेस। नहीं तो समझ रहे? सिलेबस में सर मत बताइए, हाँ तो वही तो सिलेबस कंप्लीट कराना है ना भाई। बहुत कठिन है सर ये तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, कहाँ पे थे भाई, वो हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे ना। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ Yes, तक sir. किसी कोई डाउट? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? सर हो रहा है सर। यस सर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार जो हमारा प्रपोजल होता है वो कैसा होता है। तो एक प्रपोजल मैं तुम्हें पहले, इससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या क्या है। मैं एक अपनी स्टडी है उसको ही दिखा देता हूँ। दिख रहा है सबको? नो सर, शो नहीं हुआ सर। नो सर, नहीं, नो नो सर। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। अब दिख रहा है? यस सर, यस सर, शो हो रहा है। यस सर। चलो जैसे सपोज करो कि मैंने एक ये साइनॉप्सिस बनाई थी जब मैं एमपीएड में था, तो मैंने ये लिया हुआ था, ये सर्वे ऑफ कॉमन वॉलीबॉल इंजरीज अमंग इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स। ठीक है, कि जो हमारे इंटर यूनिवर्सिटी के वॉलीबॉल प्लेयर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर बेस्ड एक स्टडी थी। अब हम इसमें देखते हैं कि ये टोटली साइनॉप्सिस का ही फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब जैसे ये यहाँ मैंने चैप्टर 1 की बात की कि भाई ये चैप्टर 1 की बात हो गई। ठीक है, कि हमारा चैप्टर 1 आ गया ये। अब इस चैप्टर 1 से पहले भी हमारा जब तुम देखोगे तो कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं। प्रिलिमिनरी पेजेस मतलब कि जिसमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स होती है, वो सारी चीजें उसके अंदर हमारी आती हैं। ठीक है, जो हम ये सारी चीजें एक्नॉलेजमेंट वगैरह लिखते हैं वो सब सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारा प्रपोजल की बात जब हम करते हैं तो ये 3 चैप्टर की बात करते हैं जिसके ऊपर मैंने बात की थी कल। तो पहले चैप्टर में आप समझो क्या क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर जो हमारा, मैंने जैसे देखो लिखा भी है, तो अब पहले चैप्टर की हम बात करते हैं। तो तुम लोगों को दिख भी रहा होगा कि पहले चैप्टर में हमारा क्या चीज है। पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमारा आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर डिलिमिटेशन, लिमिटेशन, डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब इस पे 1 बाय 1 बात करेंगे। सिग्निफिकेंट इंट्रोडक्शन मतलब समझ लो कि नॉर्मल जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब कि जो हमारा टॉपिक है उसको लिखना। डिलिमिटेशंस मतलब कि किसके ऊपर हम स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हम डिलिमिट करेंगे कि भाई उनकी एज कितनी होगी, कितने से कितने तक होगी, कहाँ के सब्जेक्ट होंगे, कि हमारे इलाहाबाद के सब्जेक्ट होंगे, जहां भी जैसे भी होंगे, ये सारी चीजों को हम डिलिमिट कर देते हैं कि भाई हम कितने एरिया को ही कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एरिया को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं।
डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म पता है, सिंपल है कि जो भी हम तो पहले भी बताया था मैंने कि जो भी नई नई चीजें हम ले रहे हैं उसके बारे में हमें बताना। फिर लास्ट हो गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सेकेंड चैप्टर हमारा आ गया रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। वन बाय वन इस पे बात करेंगे, अभी परेशान मत हो, अभी जस्ट बता रहा हूँ एक हेडिंग। थर्ड चैप्टर हमारा आ गया। थर्ड चैप्टर में क्या होता है, हमारा प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर के अंदर मतलब क्या हो गया कि सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब कि किस किस बच्चों को हम ले रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर, डेटा हम कहाँ से लेंगे, कौन से बच्चों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, टूल्स ऑफ द स्टडी, कौन सा टूल्स हम यूज कर रहे हैं। टूल्स मतलब कि कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चनर ले रहे हैं तो क्वेश्चनर, अगर कोई सपोज करो एंथ्रोपोमेट्री का ले रहे हैं तो एंथ्रोपोमेट्री के जो हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है उसके अंदर। फिर अगर हमने जैसे मैंने क्वेश्चनर लिया था तो अब क्वेश्चनर, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर हो गया, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर मतलब कि कैसे मैं क्वेश्चनर को एडमिनिस्ट्रेट करूंगा, लगाऊंगा कैसे, लोगों को कैसे दूंगा, ठीक है। और हमारा लास्ट हो गया स्टैटिकल प्रोसीजर। ये जो टोटल हमारा 3 चैप्टर है, ये हमारा किसके अंदर आता है, रिसर्च प्रपोजल के अंदर आता है। इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया? अब समझते चलो एक एक को वन बाय वन। सपोज करो चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, तो मैंने वॉलीबॉल के ऊपर, स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर काम किया था। इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगा, वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स इंजरी के साथ साथ जब मैंने मेडिसिन पे भी थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशंस के ऊपर भी काम किया था, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन को भी मैंने यूज किया है, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन में उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक। सेकेंड हमारा जो हमने बात की थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। देखो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ द स्टडी विल बी फाइंड आउट कॉमन वॉलीबॉल इंजरीज एमंग इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स। क्लियर है? जो मेरा टॉपिक है वही हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब डीलिमिटेशन की बात करते हैं। डीलिमिटेशन देखो मैंने क्या किया, स्टडी को डीलिमिट कर दिया था। कहाँ के कहाँ पे, देखो द स्टडी विल बी डीलिमिटेड टू द इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स who will participate in the inter-university volleyball championship to be held at Kanpur in 2018। मतलब कि 2018 की जो वेस्ट जोन की चैंपियनशिप हुई थी, मैंने क्या किया कि अपनी स्टडी को वहां पे डिलिमिट कर दिया कि मैं वहीं से डेटा जो है वो लूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सेकंड क्या कहता है कि द स्टडी विल बी फर्दर डिलिमिटेड टू दी क्वेश्चनर मेथड। मतलब कि मैं जो है वो क्वेश्चनर मेथड को अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई और मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चनर के थ्रू जो है वो डाटा को लूंगा। तो ये मैंने दो डिलिमिट किया था अपनी स्टडी को। नेक्स्ट में मैं क्या कहता हूं, जब हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन यहाँ पे क्या कहती है, देखो द स्टडी will involve collection of relevant data information through a questionnaire which will administer to the respondent selected from the study। ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारी स्टडी है उसमें क्या है कि रिलेवेंट डाटा कलेक्शन होगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो ली जाएगी, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो किस तरह से लिया जाएगा, क्वेश्चनर के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। कैसे लिया जाएगा कि हम क्वेश्चनर जो है वो रिस्पोंडेंट्स को देंगे और वो रिस्पोंडेंट हमें रिप्लाई देंगे। जैसे मैंने जो लिया था वो टोटल वेस्ट जोन की टीमों का नहीं लिया था, जो क्वार्टर फाइनल की 8 टीमें थी मैंने उनको सेलेक्ट किया था अपनी स्टडी में, ठीक है। तो मैंने वो 8 टीमों, जो मेरी 8 टीमें हैं क्वार्टर फाइनल की, मैं क्या करूंगा, जो मैंने क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट किया है मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है इसमें, आगे क्या कहता है, हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन और furnishing incorrect response may be distorted facts which will be recognized as the limitation of the study। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, limitation of the study क्या है कि सपोज करो कि मैंने भाई 8 की 8 टीमों को ऐसे क्वेश्चनर दे दिया, अब उन्होंने उस क्वेश्चनर पे रिप्लाई सही किया कि नहीं किया, ठीक है। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी वो सही दी कि नहीं दी, या कुछ इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने हाइड कर ली, तो वो मेरी लिमिटेशन है, मैं उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मैं उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना कि भाई उन्होंने अगर कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर ली मुझसे या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो सारी हमारी क्या हो गई, ये हमारी लिमिटेशंस हो गई इस तरीके की। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
ठीक है। अब डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म मैंने पहले भी बात की थी। तो जैसे सपोज करो कि मेरे टॉपिक में जो एक नई चीज है वो क्या है, इंजरी। तो मैंने इंजरी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन, एक उसकी डिफिनीशन दे दी, ठीक है, सिंपली। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस मतलब से सिंपल भाषा में समझो कि सिग्निफिकेंस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, कि इस स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, द स्टडी में हेल्प टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंजरी रिलेवेंट टू दी इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स। मतलब कि वॉलीबॉल इंटर यूनिवर्सिटी में कौन सी इंजरीज जो है वो, किस टाइप की इंजरी जो है वो ज्यादा होती है। दूसरा क्या कहता है, द स्टडी में हेल्प इन रिकमेंडिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। और जो इंजरीज प्रोन हो रही हैं, ज्यादातर इंजरीज जो हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं कोचेस को, प्लेयर्स को, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, द स्टडी में हेल्प द कोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू प्रिवेंट वॉलीबॉल इंजरीज। मतलब सपोज करो कि अगर स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम से या किसी भी और तरीके से, है ना, खुद के टीममेट्स के थ्रू या किसी भी और प्रॉब्लम से अगर इंजरीज हो रही है, तो उसके थ्रू क्या होगा, मेरी स्टडी के थ्रू या इस स्टडी के थ्रू क्या होगा कि जो कोचेज होंगे वो भी इस चीज से अवेयर होंगे, उन्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लास्ट पॉइंट, द स्टडी में हेल्प टू फाइंड आउट कॉमन इंजर्ड बॉडी पार्ट्स एमंग द इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो सबसे कॉमन बॉडी पार्ट्स हैं जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा इंजर्ड होते हैं, जैसे हमारा नी हो गया, हमारा एंकल हो गया, आगे अभी ये मेरी इस स्टडी में आगे आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइम से बाहर जा रहे हैं, तो कल जो हमारा सेकेंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर, और सब कोशिश करूंगा फोर्थ और फिफ्थ वो भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है सबको?